वन सेक। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में। मान लो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 में है। ठीक है ना, ऑर्बिट नंबर 1 में है, तब उस समय उसके पास एनर्जी कितनी होगी। लेट्स सपोज ऑर्बिट नंबर 3 है, तब इलेक्ट्रॉन के पास क्या एनर्जी है। और कंपेयर करेंगे इन एनर्जी लेवल्स की, कि जब वो इलेक्ट्रॉन जब n बराबर 1 में है, फर्स्ट ऑर्बिट में, तब उसकी एनर्जी कितनी है, और n बराबर 3 में क्या एनर्जी है। तो दोनों में क्या अंतर है, ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है। ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी है उसको हम En से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है ना, nth ऑर्बिट मान के चलते हैं हम, n की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, फर्स्ट 2 3। ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्बिट्स इज गिवन बाय द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल। अब जानते हो आप, जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। ठीक है ना, तो हम टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं दैट इज द सम ऑफ, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, the potential energy of the electron is defined as the work necessary to take an electron to infinity from its equilibrium distance r। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस। बोला जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, किसी भी पॉइंट पे आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कि इन्फिनिटी से एक चार्ज, इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आओ कहाँ तक, इस पॉइंट तक। अगर पता करना है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो इन्फिनिटी से एक 1 यूनिट चार्ज को लेके इस पॉइंट तक लाओ, और देखो क्या वर्क डन करना पड़ा, उसी को बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट का। यहाँ पे थोड़ा सेम ही है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइन एज दी, जो वर्क आपको नेसेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, वर्क डन टू टेक द इलेक्ट्रॉन टू इन्फिनिटी। आपको इलेक्ट्रॉन क्या करना है ना, ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके, यहाँ से उठा के ले जाना है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इस इलेक्ट्रॉन को आप लेके गए कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो आपने कुछ वर्क किया, आपने कुछ वर्क किया किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के इन्फिनिटी तक ले जाने में। तो इस चीज़ में आपको कोई वर्क करना पड़ा, तो वही जो वर्क है वही आपकी कहलाएगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। इन्फिनिटी फ्रॉम कहाँ से लेके जाना है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आर, मीन्स ये जो इसका डिस्टेंस था न्यूक्लियस से, इस आर डिस्टेंस पे था, इसको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोला जा रहा है। तो यहाँ से आप लेके गए कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है आर, ये न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में है। सिंस द कोलम्बिक फोर्स एफ ए, ठीक है, जो कोलम्बिक फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज, हम तो जानते हैं ना कोलम्बिक फोर्स क्या है, डेट इज माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, एज पर इक्वेशन 1.4 हमने पहले देख रखा था, तो ये तो हमें करना आता है कि कोलम्बिक फोर्स हम लिख सकते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है आपको, तो ये तो एक मेथड हो गया कि आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है ना, एक मेथड हो गया कि इस फोर्स को, ये आपकी एफ की वैल्यू है, ये आपकी एफ की वैल्यू है, डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करोगे आप शुरू में डी आर, और इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे इसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे कहाँ से कहाँ तक, आर से लेके आप कहाँ तक लेके गए इसको, इन्फिनिटी तक। आप ये तो इसको क्या नाम है, इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ रखा है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दो चार्जेस के बीच का, मान लो एक न्यूक्लियस था, आपका न्यूक्लियस का चार्ज क्या था, जेड ई प्लस जेड ई, और आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था, माइनस ई, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, आर। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जानते हैं क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्जेस का प्रोडक्ट, दैट इज जेड ई मल्टीपल माइनस ई डिवाइडेड बाय इनके बीच का रेडियस, और वो तो भूलना ही नहीं है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट होता ही है, और ये होता है, बस यहाँ पे डिस्टेंस ना होके, सॉरी, यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर ना होके, डिस्टेंस है, ओनली डिस्टेंस है, आर आर स्क्वायर नहीं किया हमने। ठीक है ना, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, डेट इज पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं ये 1 को हटा दूँ
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये साइन माइनस में बाहर आ जाएगा, माइनस जेड ई स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी पता है हमें, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल एनर्जी के लिए इन दोनों को सम कर दो। अब देखो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, हमने यहाँ प्लस ही किया था, प्लस ही किया था, ये जो इसका माइनस साइन था वो माइनस साइन बढ़ा के इसको माइनस बना रहा है, ठीक है। प्लस हमने ये कर दिया टोटल एनर्जी के लिए। अब आप देखोगे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमें इस टर्म में वेलोसिटी नहीं चाहिए, सॉरी एक सेकंड, हमें वी को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना, हमें वी को एलिमिनेट करना है, हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मास पता है, हमें मास पता होता है, तो हमें वी नहीं चाहिए इक्वेशन में, हमें वी को किसी तरह हटाना है इक्वेशन से, हमें वी को क्या करना है, हटाना है। नाउ अब हमें इस इक्वेशन को देखो, आ गया ना, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, सॉरी, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हमें क्या करना है ना इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन तो ठीक था, तो हमें बस देखो क्या करना है, अब हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें हमारे इक्वेशन में वेलोसिटी नहीं चाहिए, तो एम वी स्क्वायर बाई टू को हम किसी तरह ऐसे बनाएंगे कि इससे वेलोसिटी का टर्म हट जाए। तो आपको पता होगा पहले हमने पढ़ा हुआ था कि एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू सॉरी जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ था, यहाँ पे माइनस साइन था, ये माइनस, इसका इलेक्ट्रॉन का माइनस, ये आपने कैसे पढ़ा हुआ था, देखो कल के लेक्चर में हमने देखा था, पहले के लेक्चर में, कि जब नीचे पीछे ये टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अपोजिट क्या लग रहा था इसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वही हम कर रहे हैं, ये जो सेंट्रीफ्यूगल है फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर, इसको इक्वेट कर रहे हैं किससे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इक्वेट कर रहे हैं नेगेटिव साइन के साथ। ये नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन के चार्ज का है, ठीक है, और ये नेगेटिव साइन दर्शाता है कि ये फोर्स और ये फोर्स अपोजिट है। तो यहाँ से हम एम वी स्क्वायर बाई टू की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से। देखो हमें तो एम माइनस माइनस कट गया, हमें एम वी स्क्वायर दिया हुआ है, आर को साइड ले जाओ और इस इक्वेशन को 1/2 से डिवाइड दे दो, इधर भी 1/2 से और इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, ठीक है, मीन्स कि 2 से डिवाइड दो इस इक्वेशन को। तो हुआ क्या, एम वी स्क्वायर बाय टू डिवाइड इक्वल्स टू, ये आर उस तरफ चला गया, मीन्स बेसिकली ये आर और ये स्क्वायर कट गया, तो क्या आएगा, हाफ हाफ ये 8 हो गया, 4 2 8 इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई बच गया एप्सिलॉन नॉट आर, एक आर बचा, तो ये आया हमारे पास, ठीक है ना। एम वी स्क्वायर बाई टू को हम लिख सकते हैं क्या, 1/8 जेड ई स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऊपर हम जेड स्क्वायर लिख सकते हैं इस चीज़ को, तो वही किया हमने, लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेना तो इजी हो गया, इस चीज़ से क्या हुआ, एलसीएम लेना इजी हो गया, क्यों, इसका दोनों का डिनोमिनेटर थोड़ा एक जैसा लग रहा है, तो एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, सेम 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आप ये करोगे एलसीएम तो करके देख लो, ये आएगा ऊपर, क्या आएगा, माइनस जेड स्क्वायर बच जाएगा ऊपर। अब हमें ये आ गया एनर्जी, ये हमें क्या गया एनर्जी, तो क्या हम अब इसे हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, मानो कि हमें n बराबर 3 में हमें एनर्जी निकालनी है, तो क्या करें, तो यहाँ पे तो n की वैल्यू है ही नहीं कि n पुट कर दे और निकल जाए, यहाँ पे तो r की वैल्यू दे रखी है, हमें तो r क्या पता, हमें r नहीं पता, तो हमें r नहीं चाहिए, हमें r हटाना है, हमें r हटाना है, ठीक है ना, हमें r हटाना है, हमें r की वैल्यू थोड़ी ना पता है, ठीक है, हमें r हटाना है, तो r हटाने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं r का फॉर्मूला क्या होता है,
बताया तो आपको क्या होता है, ऊपर क्या होगा, एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, नीचे क्या होता है, नीचे होता है आपका पाई एम, पाई एम, और एक क्या होता है, क्या था इसमें, ई, ई का स्क्वायर, ठीक है ना, बस यही होता है, रेडियस का फॉर्मूला यही है, ठीक है ना। और इस सब की वैल्यू कितनी आती है, 53 पिकोमीटर, ये तो 0.53 एंगस्ट्रॉम, देखा जाएगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा 0.529 एंगस्ट्रॉम लिखा रहेगा, वो भी ठीक है, इसको हम अप्रोक्स करके 0.53 एंगस्ट्रॉम लिखते हैं। तो पुट करते हैं इस चीज़ की वैल्यू को, आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, क्या करो ना, तो सिंपली से मैं कैलकुलेट करके ही दिखा देता हूँ, माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करो, आर की वैल्यू पुट करो, तो आर को रेसिप्रोकल करके लिख दो, तो ऊपर क्या लिखोगे, जेड इंटू में पाई एम ई स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। तो देखो ये हो गया, कुछ कट रहा होगा अब इसमें, ठीक है ना, पुट ठीक है हमने, तो काटो, ई, ई नहीं है, कट कुछ नहीं रहा है क्या, पाई, पाई कट गया, ये 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 2 जा 8, एम ई नहीं कट रहा कुछ, कितना आ गया, नेगेटिव साइन के साथ एम ई टू दी पावर 4, ये जेड कहाँ से काट दिया हमने, ये सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, टू, मेरा टू बहुत गड़बड़ कर देता है, ये जेड है, ये जेड है, जेड ई स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय, ये 8 ही रहेगा, ये 8 ही रहेगा, ठीक है ना, 8 बच गया, क्या बचा, एप्सिलॉन, आर की वैल्यू में भी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर था, ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, एक बार रेडियस का फॉर्मूला चेक करना, आई थिंक एप्सिलॉन का स्क्वायर नहीं है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है, हाँ, फ्लो में सबका स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, अब आ जाएगा 8, अब बचा क्या, एप्सिलॉन का स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन का स्क्वायर हो गया, और एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो देखो नीचे क्या है, 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर जेड स्क्वायर एम और ई टू द पावर 4 नेगेटिव में, ठीक है, तो बात याद रखनी है, हाँ यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे इसमें एप्सिलॉन का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला याद रखो थोड़ा, क्या है कि आर बराबर एन स्क्वायर बाय जेड, ये तो हमें याद ही रखना है, ये तो हमें याद ही रखना है हमेशा, बाकी इसके बाद हम कांस्टेंट लगा देते थे 0.059, सॉरी 0.53 लगा देते थे, इसके बाद कांस्टेंट 0.53 का एंगस्ट्रॉम, या तो 59, सॉरी 53 पिकोमीटर लगा सकते हो, या तो 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये लगाते थे। बट अब देखो क्या करना है, अब करना है आपको, एन एन स्क्वायर है तो एच स्क्वायर ऊपर एक रख दो, एच स्क्वायर, एक एप्सिलॉन ऊपर रखना, ठीक है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या नीचे
नीचे आपका मास है, नीचे आपका जेड है, और नीचे आपका ई टू द पावर स्क्वायर, ई का स्क्वायर है, और नीचे क्या है आपका पाई भी है। जेड तो आपने लिख ही दिया है ना, जेड तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये है आपका फॉर्मूला, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, पूरा एक साथ लिखो तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्या, जेड पाई एम ई टू द पावर स्क्वायर, ई का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। बढ़ते हैं, तो यहाँ से हमें डिराइव होकर आ गया क्या, एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर आपको बोला जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, मीन्स आप एन की वैल्यू रख दोगे, एन की वैल्यू रख दोगे 1, तो एच तो कांस्टेंट, ये तो हमें पता है, ये भी कांस्टेंट है, जेड तो कांस्टेंट होगा किसी भी एक आइटम के लिए, ई कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है, तो ये सारी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। देखो अब आगे क्या है, जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है इस फॉर्मूले में, जो नेगेटिव साइन आ रहा है आपका, जो नेगेटिव साइन आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ये अट्रैक्टिव फोर्स को डिनोट कर रहा है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर ये एनर्जी अगर ये एनर्जी पॉजिटिव में आती तो समझ में आता कि हाँ रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है ना, सो वर्क मस्ट बी डन टू मूव द टू मूव इट, सॉरी एक सेकेंड, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो हमें एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी, क्या चीज़ करने के लिए, उसको उसके सेल्स से उसको उसके ऑर्बिटल से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या था, आर, हमें उससे उसको आर से अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे लेके जाना है तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी और डिपेंड करता है हम उसको कहाँ कितना ज़्यादा लेके जा रहे हैं। इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी दोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे ले जा रहे हो तो उतना थोड़ा कम एनर्जी मिलेगा, उसको देना पड़ेगा। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ई एम एप्सिलॉन नॉट एच इक्वेशन 1.14 में, तो देन आपको मिल जाएगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है ना, तो nth ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी की वैल्यू रहेगी -2.178 इंटू में 10⁻⁻18, ठीक है, डिवाइड बाय एन स्क्वायर इंटू में जे। अब क्या है ना इसमें, देखो ध्यान से देखो, ऊपर क्या है जेड स्क्वायर, तो ये किस चीज़ के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो जेड की वैल्यू हमने क्या रखी होगी 1, जेड की यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 रखो या ना रखो एक ही बराबर है। ठीक है ना, अगर जेड यहाँ पे नहीं भी होता तो हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जेड की वैल्यू 1 से अलावा कुछ है, जेड की वैल्यू 2 है, तब ये चीज़ें बदल जाती है। ठीक है ना, तो क्या है ना, तो आपकी जो वैल्यू आ रही है, तो एक सेकेंड, तो याद रखना है आपको कि e⁴ मास डिवाइडेड बाय क्या नीचे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 8, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और क्या बचा एच स्क्वायर, और हम अलग क्या कर लेते हैं, जेड स्क्वायर को अलग कर लेते हैं और एन स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, इसको माइनस साइन में रखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपको याद रखनी है कि इस पूरे टर्म की वैल्यू, इस पूरे टर्म की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इस पूरे टर्म की आप वैल्यू लिख दोगे क्या, -2.178 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है ना, इस पूरे टर्म की वैल्यू आपको याद रखनी है, e⁴ m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, इस पूरे टर्म की वैल्यू आएगी 2.178 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। इसमें क्या होगा ना, आप हाइड्रोजन एटम है
तो उसके लिए भी लिख सकते हो, हीलियम के लिए लिख सकते हो, नियन सॉरी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये सब आसपास की चीज़ों के लिए लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, यू मस्ट रिमेंबर दैट जेड ऑफ हाइड्रोजन इज वन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, हम जानते हैं। व्हेन एन बराबर वन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इतना। जब एन की वैल्यू वन रहेगी, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वैल्यू रख वन रखोगे, तो इस एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस इतनी आ जाएगी, 2.178 इंटू 10⁻18 जूल। ये किस चीज़ की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन दी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है, 2.178 इंटू 10⁻18, 2.178 इंटू 10⁻18। ये वैल्यू आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है ना, हो सकता है चलो ये फॉर्मूले भूल जाओ, ये फॉर्मूला भूल जाओ, कोई बात नहीं। ये तो जो टाइप डेरिवेशन आना चाहिए, इसका डेरिवेशन आना चाहिए आपको, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आना चाहिए, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आना चाहिए, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आना चाहिए। ठीक है ना, बट अगर आप कैलकुलेशन बेसिस पे देख रहे हो कि अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो ये फॉर्मूला मत लगाना, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते रह जाओगे, फिर इसको कैलकुलेशन वो तो बड़ा हार्ड हो जाएगा। तो आपको याद रखनी है कौन सा, ये फॉर्मूला, ये Z²/n² इंटू -2.178 इंटू 10⁻18। जी माइनस को हमेशा आगे रख दो, कोई बात नहीं। तो -2.178 इंटू में 10⁻18 ये होता है क्या, ये होता है एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये होता है वैल्यू। ठीक है, ये जूल में है। सिंस सिंस En इज रिलेटेड टू n², ठीक है ना, इक्वेशन 1.14 द इंक्रीज इन एनर्जी विद द वैल्यू ऑफ n। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो फोकस करो जरा Z² पे और n² पे, क्योंकि बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है। ठीक है, Z² पे फोकस करो, n² पे फोकस करो। एक सेकेंड, तो बताओ कि अगर आप अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते हो, एटॉमिक नंबर बढ़ाते हो, अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते हो, तो एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी वो क्या होगा। ठीक है ना, और अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिटल का वो बढ़ाते हो, ऑर्बिटल संख्या, ठीक है ना, ऑर्बिटल चेंज करते हो, ऑर्बिटल नंबर 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, तो ऑर्बिटल की वैल्यू चेंज करते हो तो क्या होगा। क्या, देखो ये आपको दे रखा है हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन एटम के लिए बेसिकली दे रखा है कि फर्स्ट ऑर्बिटल में आपका इतना आएगा एनर्जी, 2.178 इंटू 10⁻18 -18, सेकेंड ऑर्बिटल में इतना आएगा, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, फिफ्थ में इतना। तो आपको क्या चीज़ दिख रहा है, आपको दिख रहा है धीरे धीरे जो एनर्जी है, धीरे धीरे जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है ना, आप बढ़ा रहे हो क्या, एन की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो एनर्जी की वैल्यू घट रही है, एनर्जी की वैल्यू घट रही है, ये टुवर्ड्स जीरो जा रहा है। ठीक है ना, एनर्जी की वैल्यू घट रही है। और एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, पहले दो ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस वो इतना है, दूसरे दो ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस इन दोनों के बीच का, ठीक है, सेकंड और थर्ड के बीच का एनर्जी डिफरेंस ये रहा, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का ये रहा, थर्ड और फोर्थ के बीच का ये रहा, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच का एनर्जी डिफरेंस इतना। तो धीरे धीरे एनर्जी का जो डिफरेंस है, एनर्जी का जो डिफरेंस है और ऑर्बिटल्स के बीच के एनर्जी का डिफरेंस वो भी कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है ना, जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाओगे, तो एक तो एनर्जी कम हो रही है, आपको दिख रहा है एनर्जी कम हो रही है, यहाँ पे 10⁻18 है, यहाँ पे 10⁻20 है, कम हुई है, एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है। और इनके बीच का एनर्जी गैप भी क्या हो रहा है, एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले और सेकेंड ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी डिफरेंस अच्छा है, ज़्यादा है कंपेयर टू ये, एज कम्पेयर टू ये और एज कम्पेयर टू ये, सबसे कम, सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस किसका है, फर्स्ट और सेकंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, फिर सेकंड और थर्ड के बीच का, फिर थर्ड और फोर्थ के बीच का, सबसे कम किसका है, फोर्थ और फिफ्थ के बीच का एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, फर्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, धीरे धीरे एनर्जी डिक्रीज हो रही है।
देखो द सक्सेसिव डिफरेंसेस इन एनर्जी वैल्यू, ठीक है, जो सक्सेसिव डिफरेंस है कि पहले फर्स्ट और सेकंड के बीच का, सेकंड और थर्ड के बीच का, थर्ड और फोर्थ के बीच का, फोर्थ और फिफ्थ के बीच का, जो सक्सेसिव डिफरेंस है एनर्जी वैल्यू का, ठीक है ना, आर ऑब्टेन टू शो हाउ सक्सेसिव डिफरेंस लेवल बिकम्स क्लोजर, कि पहले दो के एनर्जी डिफरेंस अच्छा खासा है, फिर इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस थोड़ा कम हुआ, फिर दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम हुआ, फिर इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम हुआ, धीरे धीरे जाते जाते अगर आप इससे आगे बढ़ोगे फिर इसके बाद एक लिमिट तक आगे जब जाओगे तब देखोगे कि दो ऑर्बिटल के बीच की एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज हो जाएंगे। देखो सो एनर्जी लेवल्स आर डिस्टिंक्टली डिस्क्रीट एट लोअर वैल्यू, कि लोअर वैल्यू में जब ऑर्बिटल नंबर 1 देख रहे हो, ऑर्बिटल नंबर 2 देख रहे हो, तो ये डिस्क्रीट है इनका एनर्जी वैल्यू, इसका एनर्जी और इसकी एनर्जी में एक अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है ना, एक अच्छी खासी डिफरेंस है दोनों की एनर्जी वैल्यू में, फर्स्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैल्यू में अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है ना, अच्छा खासा डिस्क्रीट है एट लोअर वैल्यू ऑफ एन, 1 2 में देखोगे तो एज एन बिकम सफिशियंटली लार्ज, जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाओगे द एनर्जी लेवल डिफर्स ओनली स्लाइटली, जो एनर्जी लेवल है अब कि फोर्थ का और थर्ड फिफ्थ का एनर्जी लेवल कम होगा, कंपेयर करोगे फिफ्थ को सिक्स से तो और कम होगा, कंपेयर करोगे सिक्स और बिल्कुल सेवन से तो ये इसकी एनर्जी लेवल और एनर्जी डिफरेंस और कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी लेवल। एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑर्बिटल नंबर, मान लो कोई ऑर्बिटल नंबर एक्स है, सॉरी एक्स क्यों माने, हम मानेंगे ऑर्बिटल नंबर एन है और n+1 की बात कर रहे हैं, तो सॉरी इसको ऐसा लिखो, इसको लिखते हैं एन, इसको लिखते हैं n-1, तो इस इन दोनों के बीच की एनर्जी डिफरेंस इतनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि लगेगा ही नहीं ये दो अलग अलग ऑर्बिटल्स है, ये लगेंगे एक ही है, ठीक है ना, इनका डिफरेंस दिखने में नहीं मिलेगा, ये दोनों पास पास ही बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ये कन्वर्ज हो जाएंगे दोनों के एनर्जी लेवल। दिस प्रिंसिपल विल बी हेल्पफुल टू यू इन अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब ये चीज़ हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन समझने में हेल्प करेगा, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। But before proceeding to next section, you want you don't why don't you try the following questions? अच्छा, what is the energy value of an electron if n equals to infinity? रख के देखो फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या रखो, इन्फिनिटी, ये हमारा फॉर्मूला है। बताओ अगर इस चीज़ को n की वैल्यू को इन्फिनिटी रख दोगे, n की वैल्यू को इन्फिनिटी रख दोगे, n की वैल्यू को क्या रख दोगे, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये तो बहुत बड़ा हो गया, और उसका नीचे बहुत बड़ा टर्म हो गया, नीचे बहुत बहुत बड़ा टर्म हो गया, और ऊपर ये चीज़ें हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। कितनी आएगी, जीरो। मीन्स जब एनर्जी लेवल आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी जब आपकी एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपकी एनर्जी ऑफ दी ऑर्बिटल क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है ना, जीरो आएगी आंसर। तो बात करेंगे अगली क्लास में हम हाइड्रोजन एटम और स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम्स के स्पेक्ट्रम का और बोर्स थ्योरी का। बोर्स थ्योरी कैसे समझा पाता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उस चीज़ को अगले क्लास में समझेंगे। 1.4 सही है, तो एक सेकंड इसके बाद देख लेते हैं और क्या है। क्रिटिकल एंगल लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी, सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन, इसके बाद खत्म हो जाएगा। एक दो तीन, अप्रोक्स 3 लेक्चर लगेंगे इस चीज़ के, 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर हमारा, ठीक है ना, ये यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमें क्या ध्यान देना है, देखो आज की क्लास में हमें क्या ध्यान देना है। एक सेकेंड, आज की क्लास में हमें ध्यान देना था कि ये फॉर्मूले पे ध्यान देना है कि एक सेकेंड, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू में -2.178 इंटू में 10⁻⁻18, है ना, इतना, ये सब आएगी जूल में। यह आएगी आपकी एनर्जी, ई एन की वैल्यू, ये याद रखनी है आपको,
ठीक है ना, ये याद रखनी है आपको। हाइड्रोजन के पहले सेल का बोलेगा तो यहाँ पे वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, नीचे भी 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1, पहले ऑर्बिटल का पूछा है तो और ये आ जाएगी। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। हाँ बस रेडियस का आपको याद रहना चाहिए था, रेडियस का आपको याद रहना चाहिए था, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला हम डिराइव करने में हेल्प लिए। रेडियस का जो फॉर्मूला था उसको हमने यूज़ किया काम में, उसको हमने यूज़ किया इस चीज़ को डिराइव करने में, उसको हमने यूज़ किया इस चीज़ को ड्राइव करने में। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, क्या? देखो, आपको याद रखना है कि एनर्जी का डेरिवेशन कैसे किया हमने, एनर्जी का डेरिवेशन कैसे किया। तो आपको पहला स्टेप याद रखना है कि एनर्जी के लिए हम लिख देंगे, एनर्जी के लिए, टोटल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पता है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या, सॉरी Q1 Q2 नहीं लिखता हूँ, जेड E² डिवाइडेड बाय 4πε0 r, ये डायरेक्ट लिख देंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और प्लस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हाफ mv² है, हाफ mv² है, इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे किस चीज़ से, इसको इक्वेट करेंगे हम, इसमें से हम वी के टर्म को हटाना चाहेंगे, इसमें से हम क्या करना चाहेंगे, वी के टर्म को हटाना चाहेंगे। तो इस चीज़ में क्या, किसका यूज़ करेंगे, इस चीज़ में हम यूज़ करेंगे जो फोर्स हमने ये जो फोर्स बराबर किया था, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस चीज़ में हम यूज़ करेंगे किस चीज़ का, यहाँ पे अब इसका आगे हम यूज़ करेंगे कि फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। इस इक्वेशन का यूज़ करके इसमें से वी के टर्म को हटाना चाहेंगे, वी के टर्म को हटाना चाहेंगे, ठीक है, हट जाएगा। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में सिंपली दोनों को प्लस कर देंगे। अब जो आएगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, अब जो काइनेटिक एनर्जी आएगी और इसको प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद जो चीज़ें मिलेगी उसमें से क्या करेंगे, उसमें से आर को सब्सटीट्यूट कर देंगे, आर को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 3 स्टेप में हम ये पूरा डेरिवेशन समझ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।